हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाइक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट थर्ड में। हमने इससे पहले नाइक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड दोनों कर लिए हैं। इनका शानदार रिवीजन इस यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। तो आज हमारा नाइक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट थर्ड रहने वाला है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का है। ठीक है, 2000 से शास्त्रीय नृत्य में शामिल हुआ, 2000 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद में इसके संस्थापक श्रीमद शंकरदेव है। असम के अन्य लोक नृत्य में देखें तो बिहू हो गया, बगरुमा हो गया और देवधनी हो गया। ठीक है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के नाटी और कयांग हो गए। पंजाब के फोक डांस में बात करें तो भांगड़ा और समी हो गए। ठीक है, उसके बाद में 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य में है, यह भी वह प्रश्न पूछ सकता है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी मणिपुर का हो गया, कथक यूपी का हो गया, उड़ीसी उड़ीसा का हो गया, कथकली केरला का हो गया, मोहिनीअट्टम केरला का हो गया, सत्रिया असम का हो गया और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। दक्षिण भारत के क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, उसके बाद में बात करें, सेकंड क्वेश्चन आता है कि मुंडारी कहाँ का है, तो मुंडारी है झारखंड का। ठीक है, उसके बाद में फगुआ, पाइका, फिर कल्पांता, ये वहाँ के हो गए। उसके बाद मिजोरम के हो गए बांस नृत्य, कर्नाटक का यक्षगान और बृहत्ताराधना, अरुणाचल प्रदेश का हो गया चलो रोवांचो। उसके बाद में कथक घराने के प्रसिद्ध गुरु कौन है, तो शंभू महाराज, लखनऊ घराने से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 3। और कथक घराने से अन्य कौन है? अन्य है बिंदादीन महाराज और कलिका प्रसाद। ठीक है, उसके बाद में बनारस घराने से रुद्र शंकर मिश्र, स्नेहा बजाज और कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, जिस तबला का है। क्वेश्चन नंबर 4 तबला से आता है उस्ताद सफ़ाद अहमद खान, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान और त्रिलोक गुरुटू, ये का तबला वादक है। रुद्र वीणा से अली खान, असद अली खान, यह भी रुद्र वीणा से हैं। हारमोनियम से तुलसीदास बोरकर, वायलिन से रागिनी शंकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ढोल उत्सव असम का है। बिहू, रोंगकर, बैसागु, रजनी गबरा, हरनी गबरा, अली अलीगंग, चाय महोत्सव, अम्बुबाची और देखने पटका, ये सभी असम के ही त्योहार है। ठीक है, और होली का अन्य नाम क्या है? डोल उत्सव। असम में होली का अन्य नाम डोल उत्सव। बिहार क्या हो गया? छठ पूजा और बिहुला कहाँ का है? बिहार के। उत्तराखंड का हरेला हो गया। छत्तीसगढ़ के पोला और हरेली कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा हो गया। होली के अन्य नाम, होली कब बनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को होली बनती है। फुगुआ होली बिहार का है। और डोल जात्रा पश्चिम बंगाल का। रंग पंचमी महाराष्ट्र का। मंजन कुली केरला का। होला मोहल्ला पंजाब का। मतलब कि ये होली के अन्य नाम हैं जितने भी हो गए, और उनका मतलब उन राज्यों में होली को क्या कहा जाता है, तो इस प्रकार से ये है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है ओडीआई वर्ल्ड कप से, कि ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हमें बताना है। तो ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? तो ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है 1975 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1979 में वेस्ट इंडीज जीता। ठीक है, उसके बाद में भारत 1983 और 2011 में इंडिया जीत चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है। 1987, 1999, 2003, 2007, 2015, 2023, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में पाकिस्तान 1992 में जीता। श्रीलंका 1996 में जीता है। ठीक है, 2023 में 13वां नंबर का वर्ल्ड कप जो किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत उपविजेता रनर रहा था। ठीक है, उसके बाद में भारत अब तक 2 बार रनर है, 2003 और 2023 में रह चुका है। जो 2027 के क्रिकेट वर्ल्ड कप होंगे उनका आयोजन जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ठीक है, मतलब वो पूछ सकता है कि आने वाली परीक्षा में 2027 का क्वेश्चन।
भारत ने क्रिकेट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2 बार जीत चुका है। ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में भारत जीता और पाकिस्तान को रहता है। सबसे पहले भारत जीता था। ठीक है, इससे ही कबड्डी कबड्डी की बात करें तो वो भी 2014 में आई पीकेएल स्टार्ट होता है, प्रो कबड्डी लीग 2014 में, उसको भी राजस्थान की जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। ठीक है, उसके बाद में ये आता है 2024 से टी20 वर्ल्ड कप, जिसको भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर भारत रनर रहा श्रीलंका के खिलाफ 2014 में। 2022 का टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड विनर और पाकिस्तान लूजर हो गया। भारत में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन एक बार हुआ है 2016 में। ठीक है, उसके बाद में ये कुछ स्टेडियम हैं क्रिकेट से संबंधित और अन्य, तो ये कहाँ कहाँ है, तो जैसे कि भीमराव अंबेडकर बुद्धिस्ट स्टेडियम फैजाबाद में होगा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद में है, केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ में है, और बारामती स्टेडियम कटक उड़ीसा में है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। शतरंज की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, शतरंज के कुल खाने कितने होते हैं? 64 कुल खाने होते हैं, 32 काले होते हैं और 32 सफ़ेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक साइड में इसमें 8 प्यादे होते हैं, 2 हाथी होते हैं और 2 बिशप होते हैं। ठीक है, एक किंग और एक क्वीन होती है, इसमें 2 शूरवीर यानी नाइट्स घोड़े को बोलते हैं, ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान सबसे सर्वोच्च माना गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की भारतीय संविधान की में प्रस्तावना में बात करें तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार के व्यक्ति के पास में स्वतंत्रता है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, सोशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिक्स्ट। ठीक है, राजनीतिक। समता की 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट से जुड़े थे। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें कॉन्स्टिट्यूट ये जो अमेंडमेंट है यानी कि 42वां संविधान संशोधन है, इसी को ही लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना की बात करें तो भारतीय संविधान की आत्म प्रस्तावना को कहा जाता है। न्याय 3 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की और बंधुता और भ्रातृत्व की 1 प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि संप्रभुता यानी सवर्जिनिटी से क्या आशय है? कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल का सदस्य होने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर विदेशियों का राज रहा था। ठीक है, तो यह राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था भारत? तो 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत बना था। सेकुलर क्या है? तो सेकुलर क्या है कि भारत का कोई भी राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, मतलब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, जैसे धर्मनिरपेक्ष वो नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये धर्मनिरपेक्ष होगा। उसके बाद मांडा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मतलब कुछ हड़प्पा कालीन ये स्थान आ गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, और उनकी स्थिति कहाँ है? ठीक है, मांडा कहाँ है? मांडा है जम्मू कश्मीर में, देमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, और आहड़ राजस्थान में है, वीर भानपुर वाराणसी यूपी में है। और ये मतलब ग्राफ किस चीज़ का हो गया कि नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में कौन सा स्थान पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का? साउथ में और वेस्ट ईस्ट में। नॉर्थ में मांडा चिनाब नदी के किनारे हैं, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी पर। साउथ में देमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी पर, गोदावरी की सहायका परवरा। वेस्ट में सुतकांगीडोर डास्क नदी पर पड़ता है पाकिस्तान में। उसी प्रकार हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा में संविधान R37 प्रणाली कहाँ से मिली थी? तो वो है हड़प्पा से मिली थी। लोथल में मिला था गोदीवाड़ा डॉकयार्ड। ठीक है, उसके बाद में जूता हुआ खेत के साथ से कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। मोहनजोदड़ो में नर्त की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो कांस्य की नर्त की मूर्ति मिली थी। लोथल में हाथी दांत के पैमाने मिले थे। मोहनजोदड़ो वृहत स्नानागार, पशुपति की मोहर,
ये सभी मोहनजोदड़ो से। देमाबाद की बात करें, ताम्र रथ मिला था। वृहद स्नानागार यानी सीढ़ियाँ दो तरह से होती है। वृहद स्नानागार में दो तरह की सीढ़ी किस पर, उत्तरी पासरोस में और दक्षिणी पासरोस में। वृहद स्नानागार की बात करें तो लंबाई इसकी 14.5 मीटर 11.88 मीटर, और ब्रेथ इसकी कितनी है 7.01 मीटर, गहराई हाइट पर 2.43 मीटर। इसकी बात करें कि यह जो हमारा धोलीवीरा है गुजरात में है, वह 3 भागों में विभाजित था। 3 भाग कौन कौन से थे, दुर्ग, मध्य और आमटिला। ठीक है। और उन्नत जल व्यवस्था ये कहाँ से मिली है, वाटर कंजर्वेशन की, तो वह भी धोलावीरा से मिली है। हड़प्पा संस्कृति में पूजा यानी कि वो किस किस की पूजा करते थे, तो वो शिव की, मातृ देवी की और पीपल की पूजा करते थे। और सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका बताया गया है, तो मातृ देवी का सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है। विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कि सबसे बड़ा स्टेट कौन सा एरिया में और सबसे छोटा स्टेट कौन सा एरिया में, तो सबसे बड़ा हो गया राजस्थान। राजस्थान का एरिया है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे छोटा हो गया गोवा। ठीक है। उसके बाद में यूटी में बात करें तो सबसे बड़ा हो गया लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया। और ये एरिया दिए हुए हैं सबसे बड़े लद्दाख के और लक्षद्वीप के। पॉपुलेशन में बात करें तो यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है। ठीक है। नहीं पॉपुलेशन नहीं, यहाँ पे बात करें तो मतलब सबसे यूटी में सबसे ज़्यादा है एरिया किसका है, तो दिल्ली का है। और स्मॉल इसमें नहीं लिखा है। और दमन दीव का कितना है, 603 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है। उसके बाद में भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजधानी थिम्पू हो गई। भूटान की भाषा कौन सी है, दंजोखार भूटान की भाषा है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ 496 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जो कि सबसे अधिक है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। भारत के साथ 7 देश सीमा बनाते हैं। अफगानिस्तान केवल एक यूटी लद्दाख के साथ सीमा बनती है। 3 बीघा कॉरिडोर विवाद किसके मध्य है, तो बांग्लादेश और इंडिया के मध्य है। बांग्लादेश सीमा का नाम रेड क्लिफ है। 100वां कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट भूमि संशोधन के लिए हुआ था। ठीक है। उसके बाद में मिजोरम की बात करें तो जो कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत के साथ सीमा साझा करता है 1643 किलोमीटर। म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। इसका गठन हुआ था 1935 एक्ट से और इसका निर्माण 1937 में हुआ था। ठीक है। अखंड भारत से 4 यहाँ से देश अलग हो चुके हैं। अफगानिस्तान 1893 में हुआ था, पाक 1947 में, बांग्लादेश 1971 में और म्यांमार 1935 में। अनाच्छेदित कुल वर्ष कितने, 7 वर्ष। मतलब जहाँ पर एफवाईपी काम नहीं की तो 1966 से 69 3 साल के लिए, और 1990 से 1992 2 वर्ष के लिए, और 1978 से 1980 तक 2 साल के लिए, यानी 7 वर्ष टोटल हो गए। हाईएस्ट संवर्धी दर की बात करें तो फर्स्ट एफवाईपी में रही थी। लक्ष्य इसमें 2.1% का था और प्राप्ति हमने 3.6% की थी। सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल एफवाईपी कौन सी थी, तीसरी एफवाईपी सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल थी। ठीक है। भारत चीन युद्ध हो गया इसमें 1962 में। भारत पाक युद्ध हो गया 1966 में। भारत पाक युद्ध की बात करें तो 1947, 1965, 1971, 1999 में हुए थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में होती है। ठीक है। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। ये योजना आयोग के स्थान पर ही आया था नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम, जो कि पदेन रहेगा, जो वही इसका अध्यक्ष हो जाएगा। योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेग सिंह अहलूवालिया था। योजना आयोग 1950 में
ठीक है। इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 6 अगस्त 1952 में एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष पीएम पदेनु होते हैं। क्यूसेक द्रव्य प्रवाह की दर है, बाइट कंप्यूटर और रिएक्टर भूकंप की तीव्रता और बार दाब का मात्रक। पारे एचजी का परमाणु क्रमांक 80 होता है। तापमापी यंत्र की विशेषता उच्च चालन शक्ति इसकी विशेषता है पारे की। स्टेथोस्कोप क्या है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्फाइग्नोमैनोमीटर रक्तचाप बनाने के लिए मापने हेतु 80 से 120। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए 24 कैरेट का होता है। और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता के लिए यूज में लिया जाता है। इसकी ट्रिक है ईंट पर नाचे। ठीक है। ई से इलेक्ट्रॉन 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन की थी। प्रोटॉन की 1919 में रदरफोर्ड ने, एक्स किरणें सी रांजन WC रांजन और न्यूट्रॉन की चैडविक ने कर दी 1932 में। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ठीक है। मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो और प्रोटॉनों की संख्या समान हो समस्थानिक। समदाबिक जिसमें परमाणु भार बराबर हो जाए और न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। उसके बाद में ये आइसोटॉप्स हैं प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें इस प्रकार है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? A-Z यानी परमाणु भार से यदि परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो हमारे पास में न्यूट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 आता है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? गेहूं, अंकुर तेल और मक्का, मूंगफली और सूरजमुखी ये विटामिन ई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दूध, पनीर और अंडे इनके स्रोत विटामिन ए और डी के हैं। ये विटामिन ए के स्रोत गाजर, पालक, पपीता हो गए। विटामिन डी में दूध और मशरूम और मछली। और विटामिन सी में खट्टे फल हो गए जैसे संतरा हो गया और खट्टे अन्य कोई चीज़ भी हो गई, आंवला हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 आता है कोलोस्ट्रोम क्या है? कोलोस्ट्रोम एक पदार्थ है जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर इसके बाद में नहीं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स कौन थे? तो 50वें शख्स लाल कृष्ण आडवाणी थे। 49वें कर्पूरी ठाकुर 2024 के ये हैं। ठीक है। 52 चौधरी चरण सिंह, 53 में MS स्वामीनाथन और फर्स्ट है राजगोपालाचारी 1954 में। PV नरसिम्हा राव 51वें शख्स थे जो भारत रत्न पाने वाले। लाल कृष्ण आडवाणी की बुक है माई कंट्री माई लाइफ। श्रम योजना लॉन्च किसने की थी? पंजाब ने। सरकार तोड़े द्वार योजना पंजाब ने। नूतन उन्नत योजना उड़ीसा ने। CM किसान उदय योजना यूपी में। ऊंट संरक्षण योजना राजस्थान के लिए। ऊंट वैसे भी राजस्थान के लिए फेमस है तो वैसे भी याद रख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। पहले बिम्स्टेक एक्टिवेक्स चैंपियनशिप गेम्स कहाँ आयोजन हुए थे? आयोजन शहर दिल्ली में। एथलीट इसमें 268 थे, एज 20 से कम। इवेंट इसमें वाटर पोलो, तैराकी, ड्राइविंग होते हैं। स्टेडियम इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें इसकी स्थापना 1997 में होती है। इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर है ढाका यानी बांग्लादेश में। किस घोषणा के तहत? बैंकॉक घोषणा के तहत बिम्स्टेक की स्थापना होती है। फुल फॉर्म बिम्स्टेक की बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। यूपीआई की बात करें तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हाल ही में स्वीकार करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस यूपीआई को। टोटल 11 देशों में यूपीआई चलता है। यूपीआई 2016 में बना था। यूपीआई 2.0 2018 में बना था। NPCI इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन
संचालन इसी का संचालन मतलब यूपीआई का संचालन कौन करता है? तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में होती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। भीम ऐप लॉन्च डेट क्या है? 30 दिसंबर 2016। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म है। पीएम मोदी इसके लॉन्चर है, मतलब लॉन्च करता कौन है? वो है पीएम मोदी भीम ऐप के। ठीक है, तो आज की कक्षा का एंड यहीं होता है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट नाइक सीरीज के रिवीजन के तौर पर कर लिए हैं। इसके बाद में कल आएगा 4th प्रैक्टिस सेट नाइक सीरीज का। ठीक है, तो धन्यवाद सभी को। आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।